कार्तिक ने चुपके से पीछे से आकर अपनी नई नवेली दुल्हन रंजना को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो रंजना जोर से चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। आखिर नई नवेली दुल्हन रंजना ने ऐसा क्यों कहा? क्या है ये सारा माजरा? चलिए जानते हैं। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जो मेरे सामने ही हमारे कॉलोनी में घटी थी। घटना के पात्र और नाम बदल दिए हैं, जिससे कि उस परिवार की गोपनीयता बनी रहे। दोस्तों, मेरा नाम आशा है और मैं उत्तराखंड के बरेली शहर में रहती हूँ। मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, उसी कॉलोनी में हमारे पारिवारिक मित्र आलोक जी भी रहते हैं। हम दोनों कॉलोनी में ही नहीं, बल्कि ऑफिस में भी साथ साथ कार्यरत है। पिछले साल उनके इकलौते बेटे कार्तिक की शादी हुई थी, तो वो पूरी घटना मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाती हूँ। कार्तिक की आज ही शादी हुई है। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा है। कहीं उसके फूफा किसी बात पर बहस कर रहे हैं, तो कहीं उसके बड़े मौसा अपना बखान करने में लगे हैं, तो कहीं उसकी बहन अपने मिले हुए गिफ्ट की नुमाइश कर रही है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त भी है और मस्त भी। पूरी रात शादी का कार्यक्रम चला। सुबह 5 बजे बारात की विदाई हुई और फिर घर आकर वहां की विधियां निपटने के बाद जिसको जहां मौका मिला गिर पड़ा था। सभी 2 दिन से लगातार नाच गाने में व्यस्त थे और आज सुबह सभी पस्त होकर सो गए। बेचारी दुल्हन रंजना भी एक कमरे में अपनी छोटी बहन अंकिता के साथ सो गई थी। एक तो रात भर का जागरण, फिर रोना धोना। उसके सर में दर्द सा होने लगा था, तो उसकी छोटी बहन अंकिता ने उसकी ननद से बोलकर एक सर दर्द ठीक करने की गोली मांगी, जो कि तकरीबन हर घर में मिल ही जाती है। गोली खाकर वह भी सो गई थी और दोपहर बाद सभी उठने लगे थे। शाम की पूजा थी। पंडित जी का फोन आ गया था कि वह थोड़ी देर में पधार रहे हैं। सब फटाफट पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। कार्तिक की माँ बहू को एक साड़ी देकर पहनने के लिए कहती है। कार्तिक एक मेडिकल कंपनी में मार्केटिंग हेड है। उसका पैकेज भी बहुत अच्छा है, करीब 25 लाख का। उसे ज्वाइन किए हुए अभी तो 1 साल ही हुआ है, लेकिन उसे अभी से और भी अच्छे अच्छे पैकेज के साथ कई नई कंपनियों के ऑफर आए हैं। पर उसका मानना है कि 10 जगह मुंह मारने से अच्छा है एक जगह टिक कर काम किया जाए। उसकी नौकरी लगने के बाद से ही उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी, पर यह शादी उसके फूफाजी के जरिए तय हुई थी। लड़की का बाप भी फूफाजी के दूर के रिश्ते में ही था। अच्छा परिवार था। लड़की भी टीचर थी और उसने सरकारी स्कूल में ज्वाइन भी कर लिया था और उनके घर के पास ही वह पढ़ाती थी, तो अधिक समस्या नहीं हुई शादी तय होने में। कार्तिक जब लड़की देखने गया था तो उसे रंजना बहुत ही शर्मीली और संस्कारी लगी थी। वैसे भी फूफाजी ने उसे पहले ही रंजना के बारे में बता दिया था कि वह इसी कॉलोनी के स्कूल में पढ़ाती है और फोटो भी दिखा दिया था। कार्तिक जब उसके घर गया और वे जब अकेले में बात करने के लिए मिले, तो कार्तिक ने उससे खुलकर पूछा कि आप मुझे पसंद करे तो ही हाँ बोलिएगा, अन्यथा कुछ और बात हो तो मुझे अभी बता दो, तो मैं अपनी ओर से ना कह दूंगा। वह कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ इतना कहती है, मुझे सब मंजूर है। घर में पूजा हो रही थी। पंडित जी के मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों पति पत्नी पूजा में बैठे थे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग फोटो खींच रहे थे। रंजना लाल रंग की सिल्क की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबसे अधिक खुश तो कार्तिक की माँ लीलाजी थी, इतनी सुंदर बहू पाकर। फूफा जी तो नेग में 2 तोले का सोने का चेन लेकर ही माने थे। आज तो उनका तो रुआब ही नहीं मिल रहा था। रात हो गई थी। मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो गई थी। करीब करीब सभी रिश्तेदार भी पूजा के बाद चले गए थे। केवल फूफा जी को सभी ने रोक लिया था। आज कार्तिक की सुहागरात थी। उसके सभी दोस्त लोग थोड़ी देर पहले ही उसके साथ हंसी मजाक करके गए थे। कई के मैसेज भी आ रहे थे, तो कई ने मैसेज भेज कर उसे इतने एडवाइस भेज दिए थे कि उसे हंसी आ रही थी। वैसे वह इस मामले में साफ सुथरा था। अब तक ना ही किसी लड़की से कोई संबंध था और ना ही कोई दोस्ती थी।
वह शुरू से इस मामले में थोड़ा अलग ही था, बल्कि दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे, पर वह हंसकर उनकी बातों को उड़ा देता था। पर आज के लिए वह दोपहर से ही बहुत उत्साहित था। यह उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा जो होने वाला था, अब वह सिंगल से डबल हो रहा था। और वह पल भी आ गया जब उसके फूफा आकर कहते हैं, अबे नालायक, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जा, बेचारी रंजना कमरे में अकेली बैठी है। अब तो शादीशुदा हो गया, आवारागर्दी बंद कर और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। कार्तिक नजरें नीची किए कमरे की तरफ जाने लगता है। उसकी हिम्मत इस समय किसी से भी नजर मिलाने की नहीं हो रही थी। वैसे सबकी नजर उसी की तरफ थी, जैसे बलि का बकरा जा रहा हो। वह दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर जाता है और दरवाजा बंद करता है और घूमकर रंजना की तरफ देखता है तो वह उदास सी बेड पर बैठी थी। वैसे भी वह जब से जागी थी तब से पूजा पाठ में बैठी थी या फिर एक कमरे में चुपचाप बैठी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती रही। उसे भी अभी फुर्सत मिली थी। कार्तिक उसके पास जाकर धीरे से बैठता है और उसकी ओर देखता है तो उसे उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। तो वह परेशान होकर कहता है, सब ठीक है ना? तुम्हारा सर दर्द तो ठीक है ना? वह चौंक कर उसकी ओर देखती है और सोचती है, सर दर्द के बारे में इनको कैसे पता चला? जब कार्तिक की चाची बाहर किसी को ताने मारते हुए सुना रही थी, अभी आई नहीं, सर में दर्द शुरू हो गया। आगे देखना, सबके सर का दर्द बन जाएगी। रंजना कार्तिक को देखे बिना धीरे से कहती है, जी ठीक है, पर एक परेशानी है। कार्तिक उसकी तरफ चौंक कर देखता है तो वह कहती है, सॉरी, आज हम सुहागरात नहीं माना पाएंगे। कार्तिक को तो जैसे धीरे का झटका जोर से लगा था। ऐसा लगा जैसे उसके अरमानों पर किसी ने घड़ा भरकर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो। वह पूछता है, क्या हुआ? थक गई हो या कुछ और परेशानी है? वह कहती है, कैसे कहूँ जी, वो अभी थोड़ी देर पहले पीरियड शुरू हो गए हैं और इस समय मुझे बहुत तकलीफ होती है। अब 5 दिन तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कार्तिक बेचारा क्या कहता। वह मन ही मन अपने किस्मत को कोसने लगा था। कितने अरमान पाल रखे थे उसने सुहागरात के लिए। उसने तो एक स्पेशल डायमंड रिंग बनवा रखी थी उसे देने के लिए, जो जेब में पड़ी थी। फिर वो अपने मन को समझाता है कि उसमें उस बेचारी रंजना की भी क्या गलती है। ये तो प्राकृतिक है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। फिर वह बुझे मन से उसे भी सोने को कहता है और खुद भी एक तरफ सोने का प्रयास करने लगता है। सुबह कार्तिक नहा कर आता है। उसने हनीमून के लिए भी 3 दिन का पैकेज ले रखा था, सब कैंसिल करवा देता है और वह बाहर अपनी फिक्स दुकान पर आकर चाय पीते पीते सोचता है कि उसने इस तरह बाहर आकर अच्छा नहीं किया। इसमें उसकी कोई गलती तो है नहीं, उसे घर में ही उसके साथ रहना चाहिए, वरना वह उसके बारे में क्या सोचेगी। वह फिर से घर में जाता है। चौथे दिन रंजना के पिता और भाई उसे विदा कराने आते हैं तो कार्तिक परेशान हो जाता है। अभी तो 1 दिन बाद उसकी सुहागरात होनी थी और ये लोग लेने भी आ गए। उसे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह जो पारंपरिक विधियां हैं उसके खिलाफ तो जा भी नहीं सकता था। वह रंजना से कहता है, यार अपने पापा से कह दो 1 वीक के बाद विदाई करवा लें। वह कहती है, ये सब बड़ों की बातें हैं, उसमें मेरा दखल देना उचित नहीं होगा। वैसे तो रंजना ने सभी का दिल अपने व्यवहार से जीत लिया था। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, यहाँ तक कि विशाल की चाची भी उसकी तारीफ करने लगी थी। रंजना के पिता कहते हैं, हम आज ले जा रहे हैं, 4 दिन बाद आप विदाई करवा लीजिएगा। यह सुन कार्तिक को थोड़ा शांति मिलती है। 4 दिन बाद कार्तिक और उसके चाचा जाकर रंजना को विदा करके ले आते हैं। आज तो कार्तिक अपने अरमान पूरे करना चाहता था और रंजना का सब कुछ ठीक था। वह जिस समय का इंतजार पिछले 8 दिनों से कर रहा था, वह आज पूरा होने जा रहा था। उसे रात होने का बेसब्री से इंतजार था। वह अब तक दोस्तों से झूठी शान बघार चुका था। करता भी क्या, अगर सच्चाई बताता तो सब उस पर हंसते। रात में वह कमरे में जाता है।
रंजना कमरे में कपड़े ठीक कर रही थी तो वह पीछे से जाकर उसको पकड़कर दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचता है तो रंजना भड़क उठती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, मुझे छूना मत वरना अच्छा नहीं होगा। कार्तिक तो एकदम से हक्का बक्का सा खड़ा उसे देखता रह जाता है। कार्तिक कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। रंजना कहती है, गलत नहीं किया तो क्या कर रहे थे, इस तरह किसी लड़की को पीछे से पकड़कर खींचते हैं क्या? तुम मेरी पत्नी हो, कोई राह चलती लड़की नहीं। मैं कोई तुम्हारी पत्नी वतनी नहीं हूँ। मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, पर घर वालों के डर से कुछ बोल नहीं पाई। कार्तिक हतप्रभ सा रह जाता है और कहता है, मैंने तो तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें नहीं पसंद हो तो बता दो, मैं ना कर देता। वह कहती है, तुम्हारे ना कह देने से क्या होता, मेरे पापा दूसरा लड़का देखते। और तुम कान खोलकर सुन लो, अगर मुझे छूने की या पत्नी बनाने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उत्पीड़न मामले में अंदर करवा दूंगी। मैं 1-2 दिन में खुद ही कोई रास्ता निकाल कर चली जाऊंगी। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या करे। कार्तिक और उसके पापा बैठे हैं। फूफा जी भी थोड़ी देर में भागे भागे आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ और इतनी रात में क्यों बुलाया? कार्तिक के पापा आलोक जी उन्हें सब कुछ बताते हैं तो वह चौंक उठते हैं। उसी समय वह लड़की के पिता अजीत जी को फोन करते हैं तो वह भी इतनी रात को फोन देख परेशान होते हैं। पर जब कार्तिक के फूफा जी उनको सब बताते हैं तो वह गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अभी कल तक तो सभी रंजना की तारीफ कर रहे थे, अब अचानक वह बुरी कैसे हो गई? मैं अभी आ रहा हूँ। दरअसल ये सारा खेल रंजना का ही था। वह जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के से रंजना के पिता बहुत ही चिढ़ते थे, इसलिए वह कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। तो उसने ये प्लान बना लिया था कि वह पिता के बताए हुए रिश्ते को मान जाएगी और बाद में वह किसी बहाने से रिश्ते को तोड़ देगी तो उससे जल्दी कोई शादी नहीं करेगा। तब वह अपने प्रेमी के बारे में बात कर या कोर्ट में जाकर शादी कर लेगी। उस समय किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। सब सोचेंगे कैसे भी मुसीबत टल जाए। पर उसने ये नहीं सोचा कि उसकी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत किसी का घर बर्बाद कर सकती है। पर उसने तो अपने लिए प्रॉपर प्लान बना लिया था, दुनिया जाए भार में। उसके पिता अजीत जी भी अपने बेटे के साथ आकर हंगामा मचाने लगे थे। जिस घर में शाम तक खुशियां छाई थी, अब जैसे मातम सा छा गया था। अजीत जी के आते ही रंजना एकदम से बदल गई और कार्तिक और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का इल्जाम लगाने लगती है। वह कार्तिक को जानवर कहती है। अपने बचाव के लिए जो भी बोल सकती थी सब कुछ बोल देती है। रंजना के पिताजी उसे उसी वक्त घर चलने को कहते हैं और इन लोगों को भी सुबह पुलिस थाने बुलाने को कह कर जाते हैं। रंजना जो कपड़े पहने थी वही पहने हुए चली जाती है। उनकी चिल्लम चिल्ली आस पड़ोस तक जाती है। सभी की नींद तो खराब होती है, पर सभी को एक नया मसाला मिल जाता है। सुबह पूरे मोहल्ले में खबर हो जाती है। सब अपने अपने हिसाब से कहानियां बनाने लगते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता है कि कार्तिक के परिवार पर क्या बीत रही होगी। सुबह के 10 बजते बजते पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने आ जाती है। वह बेचारे अभी एक सदमे से उभरे भी नहीं थे कि दूसरी आफत आ गई। बहुत समझाने पर भी पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और सभी घर वालों को फूफा जी के साथ ले जाती है। चाची तो जेठ जेठानी को कोसने ही लगती है कि उनकी करनी इन्हें भोगनी पड़ रही है। कार्तिक तो बेचारा अभी तक सदमे से एक शब्द बोल नहीं पाया था। सभी हवालात में बंद थे। कार्तिक के कुछ मित्रों को पता चलता है तो वह बेचारे भागे भागे आते हैं। मैंने भी स्टाफ के कुछ लोगों को बुला लिया था। हम सभी मिलकर मामला निपटाने की कोशिश करते हैं। रंजना के पिता अजीत जी थोड़े बहुत राजनीतिक भी थे तो वह भी अपना पूरा दबाव बना देते हैं। फिर दोनों तरफ से सुलह की बात होने पर वह अपने पूरे खर्चे के साथ साथ 10 लाख हर्जाना भी मांगते हैं। कार्तिक और उसका परिवार मरता क्या न करता,
बचने के लिए उनकी हर बात मान लेते हैं और सब कुछ लुटाकर खुद को जेल जाने से बचाते हैं।